साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है, जिसमें आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई रखते हैं, जिसमें आप जीवन भर की पूंजी अपनी खाते में रखते हैं, जिससे आप अपने डेली के ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई के माध्यम से, क्या उसकी भी कुछ छुपी हुई हिडन लिमिट होती है जो बैंक आपको कभी भी नहीं बताता है, जिसकी वजह से अगर आप उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जो भी छुपी हुई लिमिट होती है, अगर आप उन्हें गलती से भी क्रॉस कर जाते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एफडी, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट की वो सभी छुपी हुई लिमिट बताने वाला हूं जो बैंक आपको कभी भी नहीं बताते हैं और जिनकी वजह से ही आज की डेट में 90% लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इनका नोटिस लोगों को बहुत ज्यादा आने लगा है। पहले आप लोग कभी कभार सुनते थे कि कहीं किसी दूर व्यक्ति को, किसी व्यापारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल गया, या फिर जिस व्यक्ति ने बहुत बड़े ट्रांजैक्शन कर रखे हैं उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल चुका है। लेकिन आज की डेट में मित्रों, आप देखते हैं कि हर मोहल्ले में, हर गली में लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आने लगा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, पहली चीज तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है। दूसरी चीज यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सख्त हो चुका है कैश को लेकर के। और तीसरी चीज है मित्रों कि आप लोगों को जानकारी नहीं है, पहले इतने ज्यादा लोगों के सेविंग अकाउंट नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में हर व्यक्ति के सेविंग अकाउंट है और पहले यूपीआई भी नहीं था। तो आप लोग बिना गलती से, आप बिना सोचे समझे आप यूपीआई धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। आपका कोई छोटा सा व्यवसाय है, उसमें आप अपने दुकान पर सेविंग अकाउंट का अपना बारकोड लगा रखे हैं, उसमें आप पैसा ले रहे हैं। आपको लिमिट पता नहीं है कि यूपीआई से आप एक टैक्स ईयर में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसे सरकार ने अब टैक्स ईयर कर दिया है, तो इस बीच में आप कितना ले सकते हैं, कितना आप किसी को सेंड कर सकते हैं, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, एक दिन के लिए क्या लिमिट बनाई गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पुराना 60-65 साल का जो इनकम टैक्स एक्ट था 1961, उसे सरकार ने समाप्त कर दिया है और न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 लागू कर दिया गया है 1 अप्रैल से। उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, तो उन चेंजेस की वजह से लिमिट भी चेंज हुई है। तो सेविंग अकाउंट की बहुत सारी छुपी हुई जो लिमिट होती है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक जो टैक्स ईयर होता है उसमें आप कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक में एफडी करते हैं या सेविंग अकाउंट रखते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट होती है। आज की डेट में लोग 4-4 क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं और वो धड़ाधड़ उससे अपना शॉपिंग कर रहे हैं, उसके बिल का पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि आपकी एक छोटी सी गलती से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के यूज से ही आपको नोटिस मिल सकता है। और इसके साथ अगर आप ज्यादा अमाउंट की एफडी कर देते हैं जो लिमिट बनाई गई है, तो भी आपको नोटिस मिल सकता है। और फिर अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप सही से उसके सभी डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, आप सभी को पता है अगर आप उन्हें वर्बली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर को कुछ भी समझाएंगे या बताएंगे तो मानने वाले नहीं है। आपको हर चीज का उन्हें प्रूफ देना होगा, डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, तभी आप वहां पर बच पाएंगे। अदरवाइज आपके ऊपर 100% तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन किए हैं और वो अनएक्सप्लेन में गया है, उसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो आपके ऊपर 10 लाख रुपए की ही पेनल्टी भी इंपोज होंगी। तो इसलिए दोस्तों, आज की डेट में लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस भी ज्यादा आने लगा है और लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर बहुत ही हैवी पेनल्टी भी इंपोज हो रही है। तो आप लोग इस छोटे से वीडियो को देख लीजिएगा। निश्चित रूप से अगर आप 10 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आपकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई आपने जिस खाते में रख रखी है, उसके जो रूल्स हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं, वो आप सभी को पता होना बेहद आवश्यक है। कि अगर आप 2026 में सेविंग अकाउंट का यूज कर रहे हैं, बचत खाते का यूज कर रहे हैं, आज की डेट में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है। चाहे वो जनधन खाता हो, चाहे वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, हर व्यक्ति ने सेविंग अकाउंट ओपन करा ही रखा है। किसी के पास 1 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 10 है। तो जिसकी जैसी जरूरत वैसे उसने सेविंग अकाउंट ओपन करा रखे हैं। अब उसकी अगर आपको रूल्स और लिमिट्स नहीं पता होंगी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोगों को आज की डेट में सही और सटीक रूल्स सेविंग अकाउंट के लोगों को नहीं पता है, 90% लोगों को नहीं पता है, और जिसकी वजह से ही उन्हें नोटिस मिल रहा है। तो आप लोग इसे देख लीजिए, हम आपका एक एक डाउट क्लियर कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सेविंग अकाउंट को लेकर के, क्रेडिट कार्ड को लेकर के, एफडी को लेकर के जो लिमिट चेंज हुई हैं, जो रूल्स चेंज हुए हैं 2026 में, आप कितने अमाउंट की एफडी कर सकते हैं, आप कितना यूपीआई से सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, एक दिन में आप कितना बैंक से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान आप एक टैक्स ईयर में कितने का कर सकते हैं कैश के माध्यम से, कितना आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से। साथ ही साथ अगर आप किसी दोस्त रिश्तेदार से
आप पैसा उधार ले रहे हैं तो कितना आप कैश में ले सकते हैं, उसके लिए क्या लिमिट बनाई गई है। आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं मार्केट में तो वहां पर आप कितना मैक्सिमम कैश दे सकते हैं, सारी जानकारी हम आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं, चाहे वो कार हो या कोई भी ज्वेलरी हो, आप कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या मालूम है आप कितना कैश दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो लिमिट तय की है वो है 2 लाख रुपए। आप किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए मैक्सिमम 2 लाख रुपए ही कैश दे सकते हैं। उससे ज्यादा की अगर वो वस्तु है तो उसका फिर ट्रांजैक्शन आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से करना होगा, बैंकिंग चैनल के माध्यम से करना होगा। अगर आप उससे ज्यादा कैश देते हैं तो फिर आपके ऊपर 100% तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप किसी दोस्त किसी रिश्तेदार को आप पैसा उधार मांग रहा आपसे तो आपको उसे उधार पैसा देना है, या फिर आपने पहले दिया था अब उसको आपसे वापस लेना है, रिफंड आप उससे ले रहे हैं, तो उस स्थिति में आप मैक्सिमम 20,000 रुपए ही कैश ले सकते हैं और 20,000 ही कैश दे सकते हैं किसी भी दोस्त रिश्तेदार को। इससे ज्यादा अगर आपको लेना है या देना है तो आप बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो उस स्थिति में आपको एक्सप्लेन करना होगा। आप ये नहीं बता सकते कि हाँ ये 2 लाख रुपए मेरे दोस्त ने दिया था या 2 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार ने दिया था, वहां पर आप पकड़ जाएंगे। क्योंकि इसकी लिमिट तो रखी गई है सिर्फ 20,000 रुपए। 20,000 से ज्यादा आपने लिया है, 1,80,000 आप ज्यादा लिए हैं, तो वहां पर होगा कि आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, आप बच नहीं पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की, कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में, एक क्रेडिट कार्ड है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, लोग तो मैंने देखा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लिमिट बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक जो टैक्स ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस बीच का, ये फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं यानी वित्त वर्ष भी बोल सकते हैं, इस पूरे वित्त वर्ष में अगर आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान कैश के माध्यम से करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन मोड के माध्यम से करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक टैक्स ईयर में। अगर आप 10 लाख से ज्यादा ऑनलाइन मोड के माध्यम से यानी बैंकिंग चैनल के माध्यम से, या फिर 1 लाख से ज्यादा आप कैश के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान करते हैं, तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस थमा सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, इसमें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सख्त है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी सेल करते समय या परचेज करते समय मैक्सिमम टोकन मनी के रूप में 20,000 रुपए ही ले सकता है। इससे ज्यादा जितना भी पैसा है, प्रॉपर्टी चाहे करोड़ों की हो लाखों की हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको बैंकिंग चैनल का ही इस्तेमाल करना है। आप नेफ्ट आरटीजीएस करिए, चेक के माध्यम से पैसा लीजिए दीजिए। आप कैश का लेन देन नहीं कर सकते 20,000 रुपए से ज्यादा। अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश का लेन देन करते हैं तो आपके ऊपर जो पेनल्टी होंगी वो 100% तक हो सकती है, लेने वाले के ऊपर भी और देने वाले के ऊपर भी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी को सेल करते समय या परचेज करते समय आपको 20,000 रुपए से ज्यादा नगद ना ही स्वीकार करना है और ना ही आपको सामने वाले को नगद देना है। आप बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की, कि एक जो फाइनेंशियल ईयर होता है यानी जो टैक्स ईयर मैंने आपको बताया, इस टैक्स ईयर में आप कितने रुपए की एफडी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, आपके पास जितना पैसा है उतने की एफडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लिमिट तय की गई है। लिमिट ये तय की गई है, पैसा अगर आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है उससे आप एफडी कर रहे हैं तो कितने भी अमाउंट की आप एफडी करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक कैश लेकर के जाते हैं तो कैश जमा करके एफडी करने की जो लिमिट है वो है सिर्फ 10 लाख रुपए। एक टैक्स ईयर में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी कैश जमा करके नहीं कर सकते। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की कैश जमा करके एफडी कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा सकता है, आपसे जवाब मांग सकता है पैसा आपको कहां से मिला। अगर आपके पास लीगल सोर्स नहीं पाए गए तो आपके ऊपर 100% तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। तो ध्यान इस बात का रखें कि पैसा अगर आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, करंट अकाउंट में पड़ा है, उससे आप एफडी कर रहे हैं
तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा अमाउंट की भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश जमा करके एफडी कर रहे हैं तो एक टैक्स ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश जमा करके एफडी मत करिए, अगर आपके पास लीगल सोर्सेस नहीं है। हाँ, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सोर्स हैं, लीगल सोर्सेस हैं कि हम जवाब दे पाएंगे कि मुझे पैसा कहाँ से मिला था जिसकी हम एफडी कर रहे हैं, तो उस दशा में आप ज़्यादा अमाउंट की भी एफडी कर सकते हैं, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास लीगल सोर्स नहीं है तो 10 लाख से ज़्यादा की एफडी मत करिए, वरना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यूपीआई की। आज के समय में यूपीआई का क्रेज बहुत अधिक है, हर व्यक्ति यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या लिमिट तय की गई है कि आप एक टैक्स ईयर में कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं, क्या लिमिट बनाई गई है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यूपीआई के लिए कोई डायरेक्ट लिमिट नहीं तय की गई है, लेकिन इतना जरूर है, अगर आप लोग अपने सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपए का टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में कर लेते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। आप सभी को पता है, जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि सर्विस के मामले में 20 लाख का टर्नओवर और सेल्स के मामले में 40 लाख का टर्नओवर अगर आप अपने खाते को में क्रॉस कर जाते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। तो उस दशा में अगर आप 10 लाख रुपए ले लिए हैं एक टैक्स ईयर में और 10 लाख आपने किसी को सेंड कर दिया तो 20 लाख हो गए। उससे ऊपर आप जैसे ही करेंगे टर्नओवर तो फिर ये जीएसटी डिपार्टमेंट की नज़र में आ जाएगा, और जब भी आप पकड़े जाएंगे तब से आपके ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाएगा कि आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया था। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप एक टैक्स ईयर में किसी को सेंड मत करिए और 10 लाख से ज़्यादा आप एक टैक्स ईयर में रिसीव मत करिए। किसी का मतलब है टोटल ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका टोटल टर्नओवर हो, आप 10 रुपए 20 रुपए इस तरह से कर करके करते हैं टर्नओवर, तो आप देख लीजिए अपने खाते का टोटल टर्नओवर एक साल में 10 लाख से ज़्यादा सेंड वाला अमाउंट ना हो और एक साल में 10 लाख से ज़्यादा रिसीव वाला अमाउंट ना हो। और एक बात का तो आपको विशेष ध्यान रखना है, अपनी दुकान पर सेविंग अकाउंट का बारकोड तो बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि उसमें आपकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी और फिर आप बताएंगे कि मेरा ये दुकान का पैसा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा, वो आपकी इनकम मान लेगा। अगर आपने 40 लाख भी इकट्ठे कर लिए या 20 लाख भी इकट्ठे कर लिए तो उस 20 लाख पर आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनाई जाएंगी, क्योंकि फिर आप टैक्स पेयर हो जाएंगे। आप लोगों को जो टैक्स में राहत दी गई है वो सिर्फ 12 लाख तक है, जबकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो है सिर्फ 4 लाख रुपए। तो अगर आपकी जो इनकम है वो 4 लाख को क्रॉस कर रही है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है, आपको आईटीआर भरना चाहिए। आपने 20 लाख रुपए इनकम कर ली, हालांकि वो आपकी इनकम नहीं है, पैसा आपके बिजनेस का है, आपके सेविंग अकाउंट में आया है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे आपकी इनकम मान रहा है। वो कह रहा है आपके खाते में 20 लाख रुपए आ गए एक फाइनेंशियल ईयर में और आपने आईटीआर तक नहीं भरा, तो उस केस में आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी, आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा। तो आप अपना एक करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिए अपने नाम से ही, आपके पैन कार्ड से ही करेंट अकाउंट खुल जाएगा। उसकी लिमिट अधिक होती है, उसका बारकोड आप लगाइए, उसमें पैसा लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि करेंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट की क्या लिमिट होती है। तो दोस्तों, आपका जो करेंट अकाउंट है यानी जो चालू खाता होता है, उसकी जो एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट होती है वो होती है 50 लाख रुपए। तो आप उस करेंट अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए आप डिपॉजिट कर सकते हैं और 50 लाख रुपए तक आप उसमें विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की एक फाइनेंशियल ईयर की क्या लिमिट होती है, कैश डिपॉजिट करने की और कैश विड्रॉल करने की। तो दोस्तों, इसके लिए जो लिमिट बनाई गई है वो है 10 लाख रुपए। एक फाइनेंशियल ईयर में आप मैक्सिमम 10 लाख कैश विड्रॉल कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम आप 10 लाख कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं, आपके पास लीगल सोर्स नहीं पाए जाते हैं, तो उस स्थिति में पहली चीज़ तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा, और जब नोटिस मिलेगा फिर आपसे सोर्स और डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, प्रूफ आपसे मांगे जाएंगे। अगर आप उन्हें प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, उसके एविडेंस आप नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगी जो कि 100% तक हो सकती है। तो ध्यान इस बात का रखिए कि अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा कैश विड्रॉल मत करिए और एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा डिपॉजिट मत करिए। अगर आप इस तरह से ट्रांजेक्शन करेंगे, ये हिडन लिमिट होती है सेविंग अकाउंट की, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप बचे रहेंगे। अगर अदरवाइज अगर आप लिमिट को क्रॉस करेंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस थमा देगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ सेविंग अकाउंट की लिमिट जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करने का। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।